आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। लेकिन इस कहानी का अंत अच्छा नहीं होता है। अंत काफ़ी दुखद है और दिल दहला देने वाला है। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी बिहार के मोकामा की है। गंगा नदी के पास ही एक गांव बिनसरा है। इस गांव में एक मछुआरा परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया भोला था, जिसको एक बेटा घनश्याम, बेटी सविता और उसकी पत्नी रुक्मणी थी। भोला अपने परिवार का भरण पोषण गंगा नदी में मछली मारकर करता था। घनश्याम एक हैंडसम नौजवान था जिसने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन किया था और इस समय नौकरी की तलाश कर रहा था। अचानक एक दिन भोला बीमार पड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। घनश्याम के सिर पर घर की जिम्मेदारी आ जाती है। माँ रुक्मणी के कहने पर वो मछली मारने का काम शुरू कर देता है। घनश्याम की बहन बड़ी हो चुकी थी। उसकी शादी के रिश्ते आने लगे थे। अब सविता की शादी भी घनश्याम के सिर पर ही आ गई थी। नौकरी के न मिलने पर निराश घनश्याम अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझता था। अब वो दिन रात मछली मारने का काम शुरू कर देता है और कभी कभार ही घर अपनी माँ को पैसे देने आता था। घनश्याम के पिता की काफ़ी बड़ी नाव थी जिस पर घरनुमा एक मड़ई बनी हुई थी। घनश्याम अब उसी नाव पर दिन रात मछली मारने का काम करने लगता है और रात में वो अपनी नाव में ही सो जाया करता था। एक रात जब वो गहरी नींद में सो रहा था, उसे पानी में छप छप की आवाज़ सुनाई देती है। घनश्याम ने सोचा शायद जाल में कोई बड़ी मछली फंसी होगी। नींद में होने की वजह से वो उठता नहीं है और मन ही मन सोचता है कि जाल में फंसी मछली आखिर जाएगी कहाँ। अब वो सवेरे ही उठकर उस मछली को जाल से निकालेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद पानी में से फिर छप छप की आवाज़ आती है। इस बार घनश्याम से रहा नहीं जाता है और मछली को पकड़कर नाव में डालने की सोचते हुए आंख मलते हुए नाव की मड़ई से बाहर निकलता है और टॉर्च जलाकर पानी में उस ओर देखता है जिधर से छप छप की आवाज़ आ रही थी। पानी में उसे एक लाश प्लास्टिक की एक बड़ी बोतल पर दिखती है। पहले तो घनश्याम डर जाता है और वो नाव की मड़ई के अंदर चला जाता है। तभी पानी में से फिर छप छप की आवाज़ आती है। घनश्याम एक बार फिर बाहर आकर टॉर्च जलाकर लाश को देखने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो महसूस करता है कि जिसे वो लाश समझ रहा था वो लाश नहीं बल्कि एक जिंदा व्यक्ति है। घनश्याम अपनी बोट को छप छप करती हुई आवाज़ के करीब लेकर जाता है और टॉर्च की रोशनी में देखता है कि एक प्लास्टिक के बड़े बॉटल के सहारे एक लड़की पड़ी हुई है। घनश्याम की आवाज़ देने पर वो लड़की अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाती है। लड़की को सहारा देते हुए घनश्याम उसे अपनी बोट के ऊपर खींच लेता है। लड़की लगभग बेहोश हो चुकी थी। घनश्याम उस लड़की को पेट के बल लिटाकर पीठ दबाता है। लड़की के मुंह से कुछ पानी बाहर निकलता है। घनश्याम लड़की को उठाकर मड़ई के अंदर ले आता है। लड़की का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और वो बुरी तरह कांप रही थी। घनश्याम ने फौरन अंगीठी में लकड़ी जलाया और लड़की के भीगे हुए कपड़ों को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन कपड़े गीले होने की वजह से और टाइट हो गए थे। घनश्याम समझ रहा था कि अगर इस लड़की के कपड़े जल्द नहीं उतारे गए तो लड़की मर सकती है। घनश्याम ने मछली काटने वाले चाकू से उस लड़की के सारे कपड़े काट डाले और उसे कंबल से उड़ा दिया। घनश्याम ने लड़की के सारे कपड़े उसके शरीर से अलग कर दिया था, लेकिन अब वो कुछ घबराने लगा था। लड़की नहाई थी, खूबसूरत और पहनावे से किसी बड़े घर की लग रही थी।
फिर उसने सोचा कि उसने कोई गलत काम तो किया नहीं है, उसने उसकी जान ही तो बचाई है। अगर उसने उस लड़की को बोट पर नहीं लिया होता तो वो अब तक मर गई होती। अगर उसने उसके कपड़े नहीं उतारे होते तो शायद वो ठंड से मर जाती। काफ़ी रात हो चुकी थी। घनश्याम ने अपने सिर को झटका दिया। पास में पड़े कटोरी में पड़े सरसों के तेल से वो उस लड़की के पैर के तलुओं पर रगड़ने लगता है और तेल रगड़ते रगड़ते कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। दिन के 9 बज रहे थे। सूरज चढ़ चुका था। लड़की के शरीर में हरकत होती है। वो उठकर बैठ जाती है। अपने आप को बिना कपड़ों में पाकर वो कंबल को अपने शरीर से कसकर जकड़ लेती है। पूरी रात का सीन, वो एक्सीडेंट, उसके जीप का ब्रिज के रेलिंग को तोड़कर गंगा जी में गिरना, फिर किसी तरह जीप से बाहर आना। अभी वो पानी में छटपटा ही रही थी कि पानी पर तैरते हुए एक प्लास्टिक के बड़े बॉटल पर उसका हाथ पड़ता है। नमिता बॉटल को कसकर अपने हाथों में जकड़ लेती है और उसकी आंखें बंद होती चली जाती हैं। तभी घनश्याम भी उठ बैठता है। अपनी आंखों को नीचे कर वो लड़की से बोलता है, रात में आपकी स्थिति काफ़ी खराब थी। आप ठंड से कांप रही थीं। अगर मैंने आपके कपड़े नहीं निकाले होते तो शायद आपकी जान भी जा सकती थी। इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन घनश्याम लड़की की बात को समझते हुए बोलता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आपकी इज्जत पर कोई आँच आए। नाव के अंदर वैसे भी बहुत अंधेरा था। घनश्याम लड़की को अपने कपड़े पहनने को देता है। लड़की ने कहा कि जब वो सो रहा था तभी उसने उसके कपड़े पहन लिए थे। दोनों नाव के बाहरी हिस्से में मड़ई से बाहर आते हैं। घनश्याम हिचक रहा था। नमिता भी कुछ शर्माई सी थी। घनश्याम नमिता से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया था। नमिता ने कहा, हाँ मैं समझती हूँ। फिर नमिता घनश्याम को पिछली रात की पूरी कहानी बताती है। उसने कहा कि पिछली रात उसकी किसी सहेली के यहाँ पार्टी थी। उस पार्टी में काफ़ी लोग आए हुए थे। पार्टी में खाना पीना होते होते काफ़ी रात हो गई। मुझे पटना जाना था। एक लड़का अपनी जीप से पटना जा रहा था। टैक्सी न मिलने पर मैं उसके साथ हो ली। जीप जब ब्रिज पर थी तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक जीप ब्रिज की रेलिंग को तोड़ते हुए गंगा जी में जा गिरी। हादसा इतनी जल्दी हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया। वैसे भी रात थी, दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा था। इससे पहले कि जीप पूरी तरह डूबती, मैं जीप की खिड़की से बाहर निकल आई और पानी में छटपटाने लगी। तभी मेरा हाथ किसी डिब्बे पर पड़ा और मैंने उसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। घनश्याम ने नमिता से पूछा कि जीप पर सवार उस लड़के का क्या हुआ। नमिता ने कहा कि उसे क्या पता। घनश्याम ने उससे पूछा कि क्या वो घटना स्थल पर जाना चाहेगी। नमिता ने साफ मना कर दिया, मैं वहाँ गई तो बात का बतरंगड़ बन जाएगा। पता नहीं वो जीवित है कि नहीं। पुलिस की पूछताछ को कौन झेलेगा। पुलिस वाले 10 ठो कहानी बनाएंगे। मैं उस लड़के को ठीक से जानती भी नहीं थी। दिन के 12 बज रहे थे। घनश्याम ने खाना बनाया और दोनों ने खाना खाया। उसके बाद वो नमिता को बोट पर ही छोड़कर शहर चला गया। नमिता के लिए एक जीन्स का पैंट, टॉप और साड़ी खरीदा। कपड़े देखकर नमिता ने घनश्याम से कहा, क्या मैं तुम्हारी लुंगी और कमीज में अच्छी नहीं लग रही हूँ? घनश्याम ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। खूबसूरत आदमी तो किसी भी लिबास में अच्छा लगता है, लेकिन आपको घर भी तो जाना है, इसलिए मैंने ये कपड़े खरीद लिए। हाँ, घर तो जाना है, लेकिन मैं इस नाव पर 2-4 दिन और रहना चाहती हूँ। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जंगल के बीच में ये नदी और नदी के बीच में ये टापू और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। कितनी शांति है यहाँ। मुझे कोई इतराज़ नहीं है। जब तक आप यहाँ रहना चाहती हैं रह सकती हैं, लेकिन आपको मेरे साथ रहने में डर नहीं लगेगा। नमिता ने कहा, घनश्याम, जब उस समय तुमने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया तो अब क्या? तुम्हारी बनाई हुई मोटी मोटी रोटी और ये मछली का स्वाद शायद दुनिया में कहीं न मिले। और नमिता,
घनश्याम की नाव पर कई दिन रह जाती है। एक दिन नमिता अपने घर लौटती है। अपने घर पर अपने पिता से पूरी कहानी बताती है और घनश्याम से शादी करने के बारे में भी कहती है। वो अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है कि घनश्याम एक शरीफ, हैंडसम और पढ़ा लिखा युवक है जो गरीब होने और सिफारिश न होने की वजह से एक मछुआरे की जिंदगी जी रहा है। नमिता के पिता को नमिता की बात रास नहीं आती है। वो घनश्याम का मर्डर करवा देते हैं। जब नमिता को इस बात का पता चलता है तो वो दुखी हो आत्महत्या कर लेती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।